नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अभय स्टॉक में। और मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, आज हम लोग बात कर रहे हैं पाकिस्तान हमारी बिगड़ी संतान की, जिससे एक नया संतान होने वाला है जिसका नाम बलूचिस्तान होने वाला है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इनके रक्षा मंत्री, आप इनको पहचान ही रहे होंगे, ये है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और ये रहे शहबाज शरीफ। ठीक है, तो ये दोनों लोग को तो आप पहचान रहे होंगे। तो इनकी कंट्रोल से अब जो है पाकिस्तान का ये वाला जो हिस्सा है बलूचिस्तान वाला, ये अब बाहर हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि अब इस पर पूरे पाकिस्तान का जो कब्जा है वो कमजोर पड़ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि इनके रक्षा मंत्री ने इन्हीं के संसद में ये बयान दिया कि हम लोग जो है वो बलूचिस्तान के जो बीएलए लड़ाके हैं, जो आतंकवादी हैं, उनसे कमजोर पड़ रहे हैं। आगे सारी डिटेल्स बताएंगे कि क्या क्या उन्होंने तर्क दिया, क्यों जो है कि ऐसा वो बात बोले, सारी चीजें विस्तार से समझेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये समझिए कि ये जो पूरा बलूचिस्तान है ये बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। ऐसा है क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में जो है वो मिनरल्स हैं। यहाँ पर मिनरल्स बहुत ज्यादा मात्रा में है। यहीं पर ग्वादर पोर्ट है जिसमें ये सीपीईसी वाला जो है कि यहाँ पर सीपीईसी कॉरिडोर जो चाइना वाला है वो यहाँ पर बन रहा है। तो वहां पर चाइनीज भी हैं। यहीं के कुछ नवरत्नों को उठाकर, मतलब कुछ रत्नों को उठाकर शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर, आपको याद होगा, पाकिस्तान गए थे, अरे मतलब अमेरिका गए थे, जहां पर उन्होंने क्या कहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप को दिखाया था कि देखिए हमारे यहाँ ये मिनरल्स हैं और आप चाहें तो आकर यहाँ पर खुदाई करके उन मिनरल्स को निकाल सकते हैं। ठीक है साथियों, ये जो पूरा हिस्सा है, यह पाकिस्तान का लगभग 40% हिस्सा इसको माना जाता है। ये पूरे पाकिस्तान का लगभग 40% ये हिस्सा है जो अफगानिस्तान और ईरान के साथ यहाँ पर अपनी सीमाओं को साझा करता है। साथियों, फिजिकली हैंडीकैप्ड ख्वाजा आसिफ ब्रूटल एडमिशन एज पाकिस्तान फोर्सेस बैटल पीएलए, जो यहाँ के रक्षा मंत्री हैं, नाम है ख्वाजा आसिफ। इन्होंने अपनी संसद में इस चीज को कहा कि हम लोग फिजिकली हैंडीकैप्ड हो गए हैं यहाँ पर बीएलए के जो लड़ाके हैं उनके सामने। पूरा मैटर क्या है तो देखिए, बलूचिस्तान इतना मतलब बलूचिस्तान है क्या और इतना महत्वपूर्ण क्यों है, वो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये लगभग 40 से 44% जो है पूरे पाकिस्तान का यह भाग है। यहाँ पर सबसे कम आबादी वाला और विरल शासन वाला यह जो है कि क्षेत्र है। यानी कि है तो ये लगभग 44% हिस्सा, लेकिन यहाँ पर जितना अधिक है वहां पर लोग नहीं रहते हैं, यहाँ पर आबादी कम है। वहीं यह बेहद दुर्गम है, पहाड़ी वाला क्षेत्र है, रेगिस्तान वाला क्षेत्र है और लंबी जो है कि तट रेखा है। यानी कि इसकी जो तट रेखा है समुद्र के साथ जो ये साझा करता है, आप देखें तो अगर पूरे पाकिस्तान को, तो सबसे अगर लंबा कोई समुद्र के साथ अपनी सीमा को साझा कर रहा है तो वो यही है, बलूचिस्तान है। ठीक है, तो ये यहाँ पर सबसे ज्यादा लंबा तटरेखा साझा करने वाला राज्य है पाकिस्तान का। यहाँ पर रेगिस्तान है, पहाड़ हैं और यह इन कारणों की वजह से दुर्गम बनता है। साथियों, यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन भी बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि आप सभी को पता है जो मिनरल्स होते हैं वो पहाड़ पठार इन्हीं सबों में मिलते हैं। तो ये पहाड़ी एरिया है, तो इसके वजह से यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन बहुत ज्यादा हैं। चाहे वो गैस की बात हो, तांबा हो, सोना हो, इन सबसे यह समृद्ध है। साथ ही यहाँ पर ग्वादर बंदरगाह और जो सीपीईसी है, इसके कारण यह एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। सीपीईसी वही चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर वाला। अब साथियों, फिर भी राजनीतिक और आर्थिक रूप से यह सन 1947 वही साल जब भारत आजाद हुआ था और एक तरीके से पाकिस्तान भी इसके हाशिए पर बना हुआ है। रणनीतिक महत्व और स्थानीय अभाव के बीच यह संतुलन ही समस्या की जड़ है। यानी कि यहाँ के लोगों में और सरकार के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है। यहाँ के लोग पाकिस्तान की सरकार से संतुष्ट नहीं है। इनका कहना है कि आप हमारा शोषण करते हैं और उस शोषण के बाद जो है जो प्रॉफिट होता है, हमारे यहाँ से मिनरल्स निकालते हैं और जो उससे पैसा बनता है वो आप पंजाब वाले एरिया में खर्च करते हैं। अब यहाँ पर हुआ क्या है तो देखिए, जो नया विवाद है वो है ये जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं, नाम है इनका ख्वाजा आसिफ। इन्होंने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में एक असामान्य रूप से स्पष्ट बयान देते हुए स्वीकार किया
कि बलूचिस्तान में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति को नियंत्रित करने में देश की सुरक्षा बल शारीरिक रूप से अक्षम है, यानी कि सक्षम नहीं है। मतलब समझिए कि किसी देश का जो रक्षा मंत्री है वो इस बात को बोल दे कि हाँ, हमारा यह राज्य हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारी सेना इसको कंट्रोल नहीं कर सकती है, ये कितनी बड़ी बात होगी। अगर कोई अन्य देश, भारत तो खैर स्टार्टिंग से ही कह रहा है कि इनके बस का नहीं है, बलूचिस्तान इनसे संभल नहीं रहा है, पूरा मतलब भारत पूरा अच्छे तरीके से इस बात को जानता है और कहता भी है, लेकिन बार बार कहता है कि आप अपने अंतर मतलब अपने अंदर देखिए झांक कर कि आप लोग किस कंडीशन में है। ठीक है, तो ये शारीरिक मतलब ये शारीरिक रूप से अक्षम है, इसकी रक्षा करने में यह लोग जो है इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। यह स्वीकारोक्ति प्रांत भर में समन्वित आतंकवादी हमलों में भारी वृद्धि के बाद आई है, जिसने पाकिस्तान में आंतरिक सुरक्षा संकट की गंभीरता की ओर यहाँ पर ध्यान आकर्षित किया है। ये सारा हुआ कब? तो पिछली वीडियोस में भी मैंने बताया कि किस तरीके से बीएलए के जो आर्मी थे, बीएलए के जो लड़ाके थे, उन्होंने यहाँ पर 2 फरवरी को यहाँ पर अटैक किया था। ये 2 फरवरी को इस बात को बोल रहे थे और यहाँ पर ये लोग जब अटैक किए थे बीएलए वाले, तो लगभग 200, उनका कहना था कि हमने लगभग 200 पाकिस्तानी सोल्जर्स को मार दिया है, और पाकिस्तान वाले कह रहे थे कि नहीं, हमने जो है लगभग 145 बीएलए के लड़ाकों को मारा है। ये स्पष्ट तो पूरा कहीं से भी नहीं होगा, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि कोई भी स्पष्ट रूप से यहाँ पर नंबर्स नहीं बताएगा, क्योंकि फिर उसकी आंतरिक कमजोरी यहाँ पर सामने निकल कर आ जाएगी। साथियों, सरकार का जो बड़ी संख्या में सैनिकों के तैनात करने के लिए मजबूर होना पड़ा। सोमवार 2 फरवरी को नेशनल असेंबली में बोलते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सरकार को बड़ी संख्या में सैनिकों को तैनात करने के लिए मजबूर होना पड़ा है, क्योंकि बलूचिस्तान पाकिस्तान के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 40% से अधिक हिस्से में फैला हुआ है, जिससे प्रभावी नियंत्रण बेहद मुश्किल हो जाता है। और कहा कि बलूचिस्तान भौगोलिक रूप से पाकिस्तान के लगभग 40% से अधिक भूभाग में यहाँ पर फैला हुआ है। देखिए बात क्या है ना, कि यहाँ पर जो क्षेत्र है वो पहाड़ वाला क्षेत्र है, और यहाँ के जो लोग हैं वो यहाँ पर आबादी कम है, कहीं भी जाकर छुप जाते हैं, उनको पता है कहाँ छुपना है, कहाँ रहना है। ये आर्मी वाले ढूंढ ही नहीं पाते हैं, इनको पता नहीं चलता है कि कहाँ से जाकर अटैक करें, कहाँ पर खोजे। ये सब पूरा टारगेट बना के रखे रहते हैं। पहाड़ी क्षेत्र है तो जाने का रास्ता बहुत सारा होगा नहीं, आर्मी वाले जाएंगे सब तो किसी एक ही रूट का इस्तेमाल करके, और इसी का इस्तेमाल करके आईडी प्लांट किए रहते हैं। जैसे आर्मी का ट्रक यहाँ से गुजरता है सब ब्लास्ट कर देते हैं सर। इस तरीके से करके ये सब मतलब समझिए कि पाकिस्तानी सेना के अंदर एकदम डर का माहौल पैदा कर दिए हैं। और यह जो बात ये उनके संसद में ख्वाजा आसिफ ने बोला है, इस बात की यह पुष्टि करता है। अब बात करें कि सेना शारीरिक रूप से विकलांग है, इसका क्या अर्थ है, तो देखिए उसका शाब्दिक अर्थ क्या था कि पाकिस्तान की सुरक्षा बलूचिस्तान के सभी हिस्सों पर नियंत्रण या फिर गश्ती नहीं कर सकती है। प्रांत बहुत बड़ा है और इलाका बेहद दुर्गम है। विद्रोही दूरस्थता और स्थानीय परिचितता का फायदा उठाते हैं, क्योंकि जो लोग भी वहां पर हैं बलूचिस्तान वाले सब वो बीएलए का सपोर्ट करते हैं। कोई जानकारी लीक नहीं करता है कि कहाँ छुपे हुए हैं या फिर क्या कर रहे हैं। आई बेचारे इन सबों को जगह नहीं पता है कि है कहाँ, क्योंकि वो इतना मतलब सोचिए पूरे पाकिस्तान का लगभग 40% वो हिस्सा है और उसमें वो कहीं छुपे रहते हैं सब, और इसी तरीके से ब्लास्ट करके इन सबों को उड़ा देते हैं। तो इसी बात को ये यहाँ पर बोल रहे थे कि यहाँ पर अगर कोई चाहे कि पूरा इसको गश्त करे, हर जगह छापामारी करे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। साथियों, जो उसने अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किया वो था कि राज्य की उपस्थिति असामान्य है, कुछ क्षेत्र में उग्रवादियों का आवागमन की स्वतंत्रता प्राप्त है, सैन्य श्रेष्ठता का अर्थ क्षेत्रीय नियंत्रण नहीं है, और आतंकवाद विरोधी अभियान के लिहाज से यह बेहद ही गंभीर मामला यहाँ पर है। इस बात को यह एक तरीके से इनडायरेक्टली रूप से जो है कि स्वीकार कर लिया। अब बात करें जो बलूच विद्रोही हैं, ये कहीं बेहतर हथियारों से लैस हैं, यह खुद रक्षा मंत्री ने कह दिया। इसने कहा कि हमारे पास जो है इनके इतना एडवांस हथियार नहीं है। ये कह रहे हैं कि देखिए जो विद्रोही हैं उनके पास 20 लाख रुपए का जो है 20-20 लाख रुपए की जो है यहाँ पर राइफलें मौजूद हैं। $4,000-5,000 का थर्मल और लेजर प्रणाली का ये इस्तेमाल कर रहे हैं, और प्रत्येक बलूच विद्रोही लगभग $20,000 के संपूर्ण युद्धक साजो सामान से जो है कि लैस रहता है। मतलब ये तो ऐसी बात हो गई कि पूरा पाकिस्तान आर्मी से बेस्ट आर्मी बीएलए वालों की हो गई।
और यह खुद स्वीकार कर लिए जो इनके रक्षा मंत्री हैं कि हमारे पास उतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे सैनिकों के पास जितना ही बीएलओ वालों के पास है। इनके पास 20-20 लाख रुपए की जो है कि राइफल है, साथ में 4,000 से 5,000 डॉलर का जो थर्मल और लेजर प्रणाली आता है उससे ये लोग लैस रहते हैं। यानी कि अगर एक जो बीएलए का लड़ाका है वो लगभग 20,000 डॉलर के साथ इतने के सामान के साथ लैस होता है, इतने के हथियार के साथ लैस होता है एक एक यहाँ का जो सैनिक है बीएलए का। तो ये इस बात को यहाँ पर पुष्टि कर दिए और स्वीकार भी किए। अब बात करें तात्कालिक कारण का यहाँ पर क्या हुआ है, तो देखिए आप सभी को पता है कि 12 से अधिक स्थानों पर जो बीएलए वाले हैं इन्होंने कोऑर्डिनेट करके अटैक किया। यहाँ पर पुलिस स्टेशन पर यहाँ पर ये लोग अटैक ही नहीं किए, कब्जा भी कर लिए थे पुलिस स्टेशन पर, सुरक्षा चौकियों पर, सरकारी इमारतों पर और जो यहाँ के नगर बुनियादी ढांचे थे उन सब पर इन्होंने अटैक किया, कब्जा भी किया। और इसका उपयोग इसमें आत्मघाती बम का यहाँ पर मतलब यूज करके जो हमला किया था इस बार इन्होंने, इसमें आत्मघाती थे यानी कि खुद को उड़ा लेने वाले यहाँ पर शामिल थे लोग, साथ में घात लगाकर हमला किया। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो निकल कर आई और जो इसमें सबसे ज्यादा हाईलाइट हो रही है वो है कि महिला आत्मघाती हमलावर यहाँ पर जो है वो ये यहाँ पर बीएलए की आसिफा मेंगल करके है जो सबसे ज्यादा यहाँ पर सर्कुलेट हो रहा है कि यह खुद को ब्लास्ट कर ली और इतना बड़ा जो है कि ब्लास्ट यहाँ पर किया। यहाँ पर इन्होंने लगभग 200 यहाँ पर देखिए डाटा निकल कर आया था कि 200 पाकिस्तानियों को इन्होंने कुल मिला जुला कर इस हमले में जो पाकिस्तानी आर्मी के जवान है उनको इन्होंने मारा था। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर जो चर्चा का विषय था कि महिला आत्मघाती जो लड़ाके हैं उनका इन्होंने इस बार उपयोग किया था। साथियों कैजुअलिटी की बात करें तो दर्जनों सुरक्षा कर्मी और नागरिक यहाँ पर मारे गए। पाकिस्तान का दावा है कि 40 घंटे के भीतर जवाबी कार्रवाई करके 145 से 177 आतंकवादी मार दिए। मतलब एक और इनके रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हमसे संभल नहीं रहा है, हमारे पास इनसे ज्यादा इनके पास हमसे ज्यादा एडवांस हथियार हैं, और दूसरी ओर कह रहे हैं कि नहीं हमने जो है ना 40 घंटे में ऑपरेशन किया, जवाबी कार्यवाही की और लगभग 145 से 177 जो है वो इनके लड़ाकों को मार दिए। मतलब खुद ही कह रहे हैं खुद ही पलट रहे हैं, समझे में नहीं आ रहा कर क्या रहे हैं सब। अब उग्रवादी जो कोड नाम था इनका तो वो इन हमलों में कथित तौर पर ऑपरेशन हीरोफ करके जो है कि ब्लैक स्टार्मर नाम इसका दिया गया था और ये दूसरा था, इससे पहले भी एक चला था और उसके बाद इसको स्टार्मर जो है ऑपरेशन हीरो 2.0 करके कुछ इसका जो है कि नाम ये लोग यहाँ पर रखे हुए थे। यह महिला थी जो कि खुद को यहाँ पर ब्लास्ट करके और कितनों की यहाँ पर जान ले ली। अब बात करें कि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के संघर्ष क्यों करना पड़ रहा है, इसका मेन रीजन तो देखिए यहाँ पर जो जियोग्राफी है ना बलूचिस्तान की वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। मैं पहले भी बताया हूँ कि यहाँ पर विशाल दूरियां हैं, मतलब बहुत ज्यादा दूर दूर लोग निवास करते हैं, पहाड़ी ठिकाने हैं और वो लोग वहीं के रहने वाले हैं तो वो ज्यादा प्रिपेयर हैं लड़ने के लिए इन सबों से। वहीं खराब सड़कें हैं, रसद व्यवस्था यहाँ पर कमजोर है, विरल जनसंख्या है और जो कमजोर खुफिया नेटवर्क हैं। सोचिए ये सब भारत के ऊपर मतलब कहते हैं कि भारत वाले जो है कि ये कराए हैं हमला, हमें इंटेलिजेंस से क्या कहते हैं जानकारी मिली है। अपने राज्य में तो ये सब इंटेलिजेंस का काम कर ही नहीं पा रहे हैं, सब दूसरे के देश में जाके जासूसी करने की बात करते हैं। मतलब अपने देश के भीतर इनसे जासूसी नहीं हो रही है, इस तरीके से हमले नहीं रुक पा रहे हैं और ये दूसरे के देश में जो है कि जासूसी कर रहे हैं। साथियों यहाँ पर जो है देखिए मेन यहाँ पर जियोग्राफी बीएलए वालों का खूब साथ दे रही है। मान लीजिए कि कोई गोरखा है तो वो पहाड़ी क्षेत्र में लड़ने के लिए बहुत अच्छा से जान रहा है, अगर आप उसको हमारे यहाँ के जो ट्रेन मार्कोस हैं तो इनसे अगर बढ़िया कोई पानी में लड़ जाए तो फिर कहना है। तो इसी तरीके से ये लोग पहाड़ी वाले क्षेत्र के ही लोग हैं तो इनको ज्यादा पता है कि कहाँ छुपना है, कहाँ से निकलना है, कहाँ इन सबको उड़ाना है, ये लोग किस रूट का प्रयोग करके आएंगे और हमको कहाँ पर क्या क्या करना है। तो ये इसका खूब फायदा उठा रहे हैं। अब विरोध जो विद्रोह हुआ है अगर इसके प्रकृति की बात करें तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जैसे स्थानीय स्तर पर यह सक्रिय है। जो गुरिल्ला युद्धवार होता है ये उससे प्रिपेयर होते हैं, ये लोग जो टेक्निक यूज करते हैं उसको गुरिल्ला युद्ध कहते हैं और क्षेत्र पर कब्जा करने से बचते हैं लेकिन राज्य को नियंत्रण देने से इनकार करते हैं और केवल जो है यह नागरिकों को ही नहीं बल्कि सत्ता के जो सत्ता है उसके प्रतीकों को जो है कि यहाँ पर निशाना बनाते हैं। साथियों यह निर्माता कुप ऑप्शनल जो फिलीपीन बैंक है इनसे जो है कि ये सारी चीजें यहाँ पर ये
करते हैं। ये पूरा जो है बलूचिस्तान वाला क्षेत्र है और ये लोग यहाँ पर खूब अच्छे तरीके से, सोचिए अगर ये अलग हो जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा भारत के लिए, फिर पाकिस्तान बचेगा कितना सा, ये देख लीजिए आप। अगर बलूचिस्तान अलग हो जाए तो ये पूरा आपका हो गया यहाँ पर बलूचिस्तान, ईरान अफगानिस्तान सबके साथ इसकी जो है कि सीमा साझा होती है। सोचिए ये वाला हिस्सा पूरा गायब, बच गया आपका पाकिस्तान इतना सा में भी ऊपर अभी हमारा है कश्मीर वाला हिस्सा लिए हो, छोड़ेंगे क्या हम लोग? इधर बीएलए वाले अलग करें, इधर इधर भारत को भी चाहिए कब्जा उब्जा करके इधर सब सभी जो मैटर चल रहा है इतने दिन से सबको खत्म करे, ठीक है। अब साथियों बात करें कि राजनीतिक समाधान के बिना अत्याधिक सैन्यकरण यानी कि दशकों से पाकिस्तान का जो दृष्टिकोण रहा है वो भारी सैन्य तैनाती रहा है, सीमित राजनीतिक सुलह रही है और असहमति का दमन रहा है, जबरन गायब किए जाने का आरोप लगा है। देखिए कुल मिला जुला कर जो पाकिस्तान की सेना है ये सोचती है कि हम जो है यहाँ के लोगों को सैनिकों के बल पर दबा कर रख लेंगे और सैनिक यहाँ से कब्जा करके यहाँ पर हमको देते रहेंगे, यहाँ के लोगों को कंट्रोल किए रहेंगे। आप कब तक कंट्रोल करिएगा? सैनिक आपके पास कितना भी हो जाएगा, अगर देश की जनता ही आपका साथ नहीं देगी तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ये चीज इन पाकिस्तानियों को कभी समझ में नहीं आने वाली है। तो ये सब करते क्या है, तो वहां पर भारी सैन्य तैनाती कर देते हैं, उन सबों के ऊपर दबाव डालते हैं और लोगों के साथ जो इनको चाहिए क्या, वास्तविकता में करना क्या चाहिए, तो इनको राजनीतिक सुलह करनी चाहिए, यानी कि वहां पर बात करके कि ठीक है भैया बताइए आपको क्या दिक्कत है, हम आपकी बातों को मानते हैं, ठीक है ध्यान देते हैं। तो इस तरीके से सहमति बनाते तो समझ में भी आता, लेकिन ये इस तरीके से सहमति बनाते नहीं है, सैनिकों की तैनाती करते हैं, दबाव डालकर ये जो है कि जबरन कब्जा करने का प्रयास करते हैं। साथियों जो लोग इनके खिलाफ आवाज उठाते हैं उनको ये उड़ा ले जाते हैं। आसिफ ने खुद लापता व्यक्तियों की कहानी को खारिज कर दिया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन और जो बलूच कार्यकर्ता हैं इससे असहमत हैं। यानी कि जो आसिफ हैं इन्होंने कहा कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी यहाँ से गायब नहीं होता है, लेकिन जो मानवाधिकार संगठन है इंटरनेशनल वो यहाँ पर कहता है कि नहीं यहाँ से लोग जो है कि गायब किए जा रहे हैं। अब साथियों बात करें कि यह स्वीकार दुर्लभ और खतरनाक क्यों है, तो देखिए पाकिस्तान का सत्ता प्रतिष्ठान आमतौर पर यह दर्शाता है कि सब कुछ पूर्ण नियंत्रण में है, मजबूत सैन्य पकड़ है हमारी, बाहरी दोषारोपण करता है जैसे भारत पर अफगानिस्तान पर कि भारत इनको फंडिंग करता है, अफगानिस्तान की ये लोग जमीन का यूज करके हमारे ऊपर बम गिराते हैं। वहीं बलों का प्रयोग शारीरिक रूप से विकलांग कहकर आसिफ ने पूर्ण नियंत्रण के भ्रम को तोड़ दिया है। यानी कि जो ये लोग दुनिया को दिखा रहे थे कि हमारा पूरा बढ़िया तरीके से कब्जा है, ये जो कहा है इन्होंने कि शारीरिक रूप से हम विकलांग हो चुके हैं, तो यह कहकर इन्होंने जो पूर्ण नियंत्रण वाला बात था उसको तो खारिज कर दिए, संस्थागत तनाव का भी संकेत दे दिए और उजागर जो आंतरिक भेद है इन लोगों में उसको भी ये दर्शा दिए। साथियों इसी वजह से विश्लेषकों का कहना है कि भले ही संप्रभुता बरकरार रहे लेकिन बलूचिस्तान प्रभावी नियंत्रण से यहाँ पर बाहर होता दिखाई दे रहा है। यानी कि बलूचिस्तान यहाँ पर दिख रहा है कि अब वो एक नया देश बनकर हो सकता है कि आने वाले समय में निकल जाए। साथियों क्या पाकिस्तान बलूचिस्तान को खो रहा है? अगर इसका विश्लेषण करें तो देखिए भौगोलिक दृष्टि से तो नहीं, लेकिन रणनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से यहाँ पर हाँ है कुछ हद तक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लीगल सोवरेनिटी की तरफ से यह पूरा पाकिस्तान के अंदर में है। अर्बन कंट्रोल की बात करें तो जैसे कोटा ग्वादर ये इनके कंट्रोल में है और जो रूरल और ट्राइबल वाला एरिया है वो यहाँ पर वीक है। साथ ही जो पॉपुलर लेजिटिमेसी है वो यहाँ पर लो है और सिक्योरिटी जो डोमिनेंस है वो यहाँ पर रिएक्टिव है और नॉट प्रिवेंटिव है, यानी कि सुरक्षा करने के लायक नहीं है। कुल मिलाकर ये लोग यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो दिख ही रहा है कि इन लोगों के बस का नहीं है इसको अब कंट्रोल करके चलना। साथियों यह बयान संभवतः क्यों दिया गया, तो देखिए आसिफ की यह टिप्पणी संभवतः इस इरादे से दी गई कि जो दीर्घकालिक अस्थिरता के लिए जनमत तैयार हो। यानी कि ये अपनी जनता को इस चीज को बता रहे हैं कि देखिए ये जो संघर्ष है ये लंबे समय तक चलेगा और शायद इसी चीज को बताने के लिए इस तरीके का बयान दिए। साथ ही सैन्य खर्चे में वृद्धि को उचित ठहराया जाए, जो यहाँ की आर्मी के हो सकता है कि उसके लिए जो यहाँ पर बजट पेश किया जाए तो उसमें ज्यादा उसको फंड दिया जाए, तो उसको सही ठहराना पड़ेगा ना किसी तरीके से कि हाँ यहाँ पर जरूरत है इसकी, तो उसके लिए इन्होंने इस चीज को किया होगा। त्वरित सफलता की अपेक्षाएं को कम रखें कि जो लोग हैं वो सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तुरंत इस चीज का निवारण हो जाएगा, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। इसको यह
संकेत के माध्यम से एक तरीके से बता रहे थे। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, क्या कैसे जो है कि चल रहा था। बाकी आप लोग क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं इस विषय पर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथियों, अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। बाकी अगर हमारे लिए कोई राय है तो कमेंट सेक्शन में बिना किसी हिचकिचाहट के जो भी आपको लगता है कम ज्यादा सुधार करने की आवश्यकता है जरूर दीजिए, क्योंकि कोई भी 100% परफेक्ट नहीं होता है, ये मैं हमेशा बोलता हूँ। और धीरे धीरे ही लोगों के अंदर सुधार होता है, वही चीज मैं भी ट्राई कर रहा हूँ कि अपने अंदर थोड़ा थोड़ा सुधार करता रहूं। ठीक है, बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।